आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बार्क। आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बुद्धिज्म, और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन एनी एग्जाम फ्रॉम यूपीएससी टिल द ग्रुप डी और लास्ट एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर है बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले तो इसमें देखेंगे कि वाई बुद्धिज्म रोज, मतलब क्या कारण है बुद्धिज्म के उदय होने के पीछे, क्या कंडीशन थी उस समय की भारत में जिसके कारण बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक और भी बहुत सारे धर्म का उदय हुआ, बहुत सारे फिलोसफी का उदय हुआ। तो हम ये देखेंगे पहले। दूसरा, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि क्या लाइफ रहा बुद्ध भगवान का, जो सिद्धार्थ हैं, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बनते हैं, इनका जन्म से लेके मृत्यु तक एक एक चीज देखेंगे कि कहाँ जाते हैं, क्यों घर को त्याग देते हैं, कहाँ जन्म होती है, कहाँ मृत्यु होती है, पूरा कंप्लीटली देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या फिलोसफी दिया, क्या इनका विचार था, तो इनका क्या थॉट्स था। थॉट्स जैसे कि इन्होंने बताया मिडिल पाथ होती है, क्या मिडिल पाथ होती है, अष्टांगिका मार्ग क्या है, और व्यक्ति को क्यों दुख होता है, या फोर नोबल ट्रूथ्स क्या है लाइफ की, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि इन्होंने इस कुछ सिंबल से एसोसिएटेड बुद्धिज्म से रिलेटेड, जैसे एलिफेंट का क्या सिंबल है, हॉर्स का क्या सिंबल है, स्तूप का क्या सिंबल है, तो सिंबल्स देखेंगे। और साथ में कुछ मुद्रा देखेंगे, जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है, या हाल ही में राहुल गांधी जी ने जो पार्लियामेंट में अभय मुद्रा की जिक्र की थी, वो अभय मुद्रा क्या है। तो जो करंट अफेयर से रिलेटेड या जो जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना है, वो सिंबल्स या मुद्रा भी देखेंगे। फिर देखेंगे कि बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ हुई, कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन कौन है, बहुत सारे किताब बुद्धिज्म में लिखा गया है, तो ये बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में एक बार जानकारी लेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म जो है, महायान क्या है, हीनयान क्या है, ये सब देखेंगे। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि बोधिसत्वा क्या है, बोधिसत्वा क्या है, बोधिसत्वा के बारे में पढ़ेंगे। फिर बिहार से कैसे बुद्धिज्म रिलेटेड है, इसके बारे में देखेंगे। प्रचार प्रसार कैसे हुई बुद्धिज्म, इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में क्यों बुद्धिज्म भारत देश में जो धर्म का उदय हुआ वही क्यों डिक्लाइन कर गया, खास करके भारत के संदर्भ में। भारत में उदय होने वाला धर्म, भारत का एक समय का वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजन एक समय जो थी, वो क्यों भारत में डिक्लाइन कर गई, इसके बारे में भी देखेंगे। और भी जो छोटे छोटे कुछ चीजें हैं, जैसे इंपोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस एज फार एज बुद्धिज्म इज कंसर्न, तो बुद्धिस्ट सर्किट क्या होती है, जो हाल फिलहाल में खास करके बिहार के स्टूडेंट्स, बिहार में काफी न्यूज में रहती है, बुद्धिस्ट सर्किट की बात की गई है। तो ये सब भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। यानी कि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, कोशिश करेंगे कि अलग अलग पार्ट में आए ताकि कम लेंदी हो सके लेक्चर। लेकिन इस लेक्चर के देखने के बाद कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे आप प्री में पढ़ रहे हो, मेंस में आती है क्वेश्चन, या इंटरव्यू में, आप सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे इस एक लेक्चर के बाद, क्योंकि हमने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म। क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी बुद्धिज्म के ओरिजिन के समय, जब बुद्धिज्म एक धर्म के रूप में भारत में उदय हो रहा था, जब गौतम बुद्ध का नेपाल अभी के लुम्बिनी क्षेत्र में जन्म हुआ, क्या वजह थी उस समय की, क्या कंडीशन भारत में थी, भारत में शहर थे, भारत में गांव थे, क्या कंडीशन थी, इसके बारे में देखना है। तो जो पीरियड ऑफ ओरिजिन क्या रहा, बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड इन 6th सेंचुरी बीसी। जब 6th सेंचुरी बीसी समझना है तो आपको समझ जाना है कि ये 501 से या 500 से 599 बीसी का बात कर रहा है। जब भी सेंचुरी आती है तो उससे नीचे वाला साल में जाते हैं हम लोग, यानी 6th सेंचुरी बोला है तो 500 से 599 के बीच के पीरियड को हम लोग 6th सेंचुरी बीसी कहते हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 बीसी में हुआ था, इसलिए इसको 6th सेंचुरी बीसी कहा गया। ये पीरियड में क्या हो रही थी, ए पीरियड ऑफ डीप सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में सामाजिक परिवर्तन आ रहे थे, समाज में बदलाव आ रहे थे, इकोनॉमी में बदलाव आ रहे थे, और रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे। क्यों हो रही थी अभी आगे देखेंगे। दिस पीरियड इज ऑफ्टन कॉल्ड द सेकेंड अर्बनाइजेशन। ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के रूप में बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं कि भारत में
दूसरी शहरीकरण कब हुई? तो ये जो 6th सेंचुरी बीसी है, जो महाजनपद का पीरियड है, इसे ही माना जाता है द पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, क्योंकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन की पीरियड वो मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। पहली बार शहरीकरण इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय हुआ, तो इसे सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। और अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरों का उदय होना, क्योंकि एग्रीकल्चरल सरप्लस हो जाती है, कुछ फार्मर्स बहुत ज्यादा अन्न को प्रोड्यूस करने में सफल हो पाते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग अलग अलग कामों में लग जाते हैं, जैसे लेखनी में लग जाते हैं, या जो है आर्ट एंड क्राफ्ट में लग जाते हैं। तो जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का विकास होता है, जिससे कि क्या होता है, राइज ऑफ टाउन्स होता है, ट्रेड रूट्स का बढ़ना होता है, मनी इकोनॉमी आती है, मर्चेंट क्लासेस होते हैं। तो ये सेकेंड अर्बनाइजेशन की कुछ खासियत है, या इन जनरल अर्बनाइजेशन की खासियत है। शहर का बढ़ना, ट्रेड रूट्स, मनी इकोनॉमी, मर्चेंट क्लास, ये सब हुए इसी समय। भारत में सेकेंड अर्बनाइजेशन जब थी 6th सेंचुरी बीसी में, उसी समय भारत में रिलीजियस चर्निंग हो रही थी, यानी लोग जो पहले के रिलीजन थे, जो ब्राह्मणिकल रिलीजन थी, उससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी, और उसी के खिलाफ में, उसी के प्रोटेस्ट में कई रिलीजन्स का उदय हुआ। तो इस समय लगभग 63 ऑर्थोडॉक्स जो नॉन वैदिक सेक्ट्स थे वो इमर्ज हुए। नॉन वैदिक मतलब जो वैदिक रिलीजन से अलग थे। एक तो वैदिक रिलीजन है हमारे यहाँ, तो वो तो पहले से चले आ रही है। वैदिक पीरियड जो 1500 बीसी में शुरू हुआ, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़े, उसी समय से चली आ रही है, ऋग्वैदिक पीरियड से ही। फिर लेटर वैदिक पीरियड आई, तो उसके अलावा उसके विरोध में 63 हेट्रोडॉक्स रिलीजन या सेक्ट्स आई। सेक्ट्स का ही पार्ट होते हैं रिलीजन, जो रिलीजन नहीं बन पाते हैं, या उससे जो छोटा होते हैं। एक रिलीजन में कई सेक्ट्स हो सकते हैं, तो ऐसे 63 हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स का उदय हुआ। जैसे कुछ इंपोर्टेंट भारत में थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, चारवाक या लोकयात। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। आज तो बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है, फिर जैनिज्म और आजीविका, और इसके बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि काफी ये दोनों तो काफी सिंपल है, तो 5-5, 10-10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। ये दोनों मेन है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म से। तो इंडिया में बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, चारवाक और 63 हेट्रोडॉक्स पूरे सेक्ट्स का विकास हुआ, उदय हुआ। इसको हेट्रोडॉक्स कहते हैं। और जो वैदिक फिलोसफी से चली आई उसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। तो उस समय भारत में 6 ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी भी थी, जिसके बारे में भी हमारे सिलेबस का वो भी हिस्सा है। हालांकि कम क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है, पर ये रिलीजन की बात हो रही है। दूसरा, आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर भी, जैसे कन्फ्यूशियनिज्म, टाओइज्म, ये सब जो चाइना में विकास हुआ, ये सब भी इसी में हुआ। या हम देखे कुछ समय के बाद ग्रीस में सोक्रेटस का पीरियड था। ईरान में देखे तो हालांकि जो जोरेस्ट्रियनिज्म है वो 15th सेंचुरी बीसी में ही हो गई थी शुरू, लेकिन उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए जोरेस्ट्रियनिज्म में भी। तो इस तरह से कई धर्मों का विकास हो रहा था ये 6th सेंचुरी बीसी के समय। इस समय में कुछ खास बात थी शायद, कुछ तो अलग थी, जिसके कारण इतने धर्म का विकास हुआ। चाहे वो इकोनॉमिक रीजन हो सकते हैं, सोशल रीजन हो सकते हैं, या किसी कोई और रीजन हो सकते हैं। ये सेक्ट जितने भी भारत में इमर्ज हुए, जो 63 हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स आए, उन्होंने ऑथोरिटी ऑफ वेदा पर क्वेश्चन किया कि जो वेदा का ऑथोरिटी है, कि वेदा इज इनफॉलिबल, वेदा ही सब सही है। इसको क्वेश्चंस किया कि वेदा कितना सही है, क्या वेद में जितनी बातें लिखी गई है सब कुछ सही है कि नहीं, इस पे क्वेश्चंस हुआ। जो ब्राह्मणिकल प्रिस्ट हैं, उन्होंने डोमिनेट कर लिया था पूरा वैदिक रिलीजन को। ब्राह्मणिकल रिलीजन इसलिए कहा गया क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने पूरी तरह से रिलीजन पर अपना कंट्रोल कर लिया था। तो इसके वजह से ये सभी सेक्ट्स इसको, इसके डोमिनेंस को भी क्वेश्चंस किया। कॉस्टली रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइस, उस समय जो वैदिक रिलीजन थी, जो ब्राह्मणिकल रिलीजन थी, उसके रिचुअल्स बहुत कॉस्टली हो गए थे, बहुत महंगे हो गए थे। जो पूजा पाठ कराना होता है, कर्मकांड होता है, वो बहुत कॉस्टली थी, अभी भी काफी कॉस्टली है। और एनिमल सेक्रीफाइस उस समय बहुत ज्यादा होती थी, तो ये भी दिक्कत थी। अमंग ऑल, बुद्धिज्म और जैनिज्म सर्वाइव किया और एक्सपेंडेड वाइडली। ये धर्म बहुत तेजी से बढ़े। क्या था बुद्धिज्म के राइज के पीछे, क्या वजह थी? ये तो हमने देखा कि क्या कंडीशन थी उस समय की भारत में। अभी देख रहे हैं कि सिर्फ बुद्धिज्म के राइज होने की क्या वजह थी। तो बुद्धिज्म इमरजेंस इन 6th सेंचुरी बीसी एंड इट्स लेटर एक्सपेंशन वर फ्यूल्ड, जो डीप सीटेड रिलीजियस रिफॉर्म या सोशल जस्टिस या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम थी, उससे जुटा हुआ है। जैसे पहला देखते हैं कि रिलीजियस और फिलोसॉफिकल रिफॉर्म माना जाता है बुद्धिज्म को। क्या उस समय कंडीशंस थी जिसकी वजह से बुद्धिज्म जैसे सेक्ट, बुद्धिज्म जैसे रिलीजन आगे बढ़ी? पहला है रिजेक्शन ऑफ कर्मकांड। उस समय कर्मकांड बहुत ज्यादा फैल चुका था। कर्मकांड मतलब जैसे ये यज्ञ कराना होता है, रिचुअलिस्टिक जो रिचुअल्स हैं, यज्ञ कराना हो या
बहुत बड़ा-बड़ा कोई अनुष्ठान कराना हो, वो सबको कर्मकांड कहेंगे एक साथ बोलना हो। तो रिजेक्शन ऑफ कर्मकांड, कर्मकांड बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। पीपल ग्रीव डिsillusioned with the ritualistic dominance कर्मकांड of the Vedic tradition which emphasized ceremonial acts over internal spiritual growth। बाद में भी जब भक्ति जो आंदोलन है, वो जब शुरू होती है, तो लोगों को बोला जाता है कि आप अपने भगवान से, आप अपने ईश्वर से एक डायरेक्ट कनेक्शन कीजिए। आप बैठ के कहीं पर अगर राम 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 जप रहे हैं, तो वो भी एक पूजा हुआ। जैसा कि जैसे कैची धाम में जो हैं बाबा, वो भी ऐसा ही किए। ये बहुत, जैसे प्रेमानंद महाराज भी बताते हैं, कहते हैं राधा राधा नाम लो। वो ये नहीं कहते हैं कि तुम यज्ञ करने बैठ जाओ, या बहुत ज्यादा दान पुण्य या फिर जो सेक्रीफाइस है ये सब करने से उतना अब तो ट्रेडिशन कम हो रहा है। तो उस समय जो ये कर्मकांड की ट्रेडिशन थी, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और लोगों को इससे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये तो पहला बहुत ज्यादा कॉस्टली था, इतना महंगा था, तो गरीब लोग तो ऐसे भी नहीं कर सकते थे। दूसरा, इसमें एनिमल सेक्रीफाइस होती थी। तो जो किसान हैं, जो वैश्य समुदाय के लोग हैं, जो एनिमल्स को यूज करते हैं अपने इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, वो भी एनिमल सेक्रीफाइस के लिए तैयार नहीं थे। तो ये सब वजह थी। जो प्रिस्ट थे वो हाई चार्ज लेते थे, बहुत ज्यादा ब्राह्मण्स के द्वारा बहुत ज्यादा पैसा लेना पूजा कराने के लिए, ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो कॉम्प्लेक्स वैदिक सेक्रीफाइसेस वर एक्सपेंसिव एंड एक्सप्लॉइटेटिव थी, जैसे कि बहुत ज्यादा दक्षिणा या गिफ्ट्स का डिमांड किया जाता था। एनिमल सेक्रीफाइस की भी ओपोजिशन हुई। जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, वो कैटल पर डिपेंड करती थी जोताई के लिए, खेत जोतने के लिए। और जो फ्रीक्वेंट वैदिक एनिमल सेक्रीफाइस थे, ये इकोनॉमिकली डैमेजिंग थी फार्मर्स के लिए। देखिए अभी की न्यूज है कि किसी मंदिर में एनिमल सेक्रीफाइस को रोका गया, तो अभी तक एनिमल सेक्रीफाइस होते चले आ रहे हैं। तो ये भी एक वजह थी। ये सब वजह किसमें, ये सब वजह है कि जो रिलीजियस प्रॉब्लम थी उस समय के, जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस थी, या जो वैदिक रिलीजन में ब्राह्मण्स का दबदबा था, और उनके वजह से जो प्रॉब्लम आई, जैसे कर्मकांड की प्रॉब्लम, जैसे हाई चार्ज जो प्रिस्ट चार्ज करते थे इसकी प्रॉब्लम, एनिमल सेक्रीफाइस की प्रॉब्लम, और जो बुद्ध भगवान ने या गौतम बुद्ध ने जो मिडिल पाथ को दिखाया, गौतम बुद्ध ऑफर किए एक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल पाथ, जिससे कि अवॉइड किए कि ना तो एक्सट्रीम्स ऑफ लग्जरी हो, ना हार्श एसेटिसिज्म हो। यानी कि हम पूरी तरीका से एकदम कठोर त्याग, या फिर वो जो हम कहते हैं जो हिंदुइज्म में भी होती है, जो कुंभ में भी दिखाया गया है कि बहुत ज्यादा हार्श कांटा पर सोए हुए हैं, या बहुत वर्षों से एक हाथ ही नहीं नीचे किए हैं। तो ये जो होता है, या फिर एकदम बर्फ में बैठ के पूरा साधना कर रहे हैं, वो जो एकदम कठिन तपस्या होती है, इसके लिए भी मना किए। और जो पूरा लग्जरी है कि खाना पीना और मस्त रहना है, उसके लिए उसके भी विरोध किए। तो इन्होंने प्रैक्टिकल एक मिडिल वे बताया, और लोगों को ये पसंद आया, लोगों को ये प्रैक्टिकल लगा। तो वो पहला फैक्टर था कि रिलीजियस फैक्टर, उस समय ऐसे धार्मिक प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से बुद्धिज्म का उदय हुआ। उसमें हमने देखा कि जो कर्मकांड है, कर्मकांड है, इससे लोगों का, इससे लोगों को डिsillusion हो गया था, लगा कि इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है। जो हाई चार्जेस जो चार्ज किए जा रहे थे बाय प्रिस्ट के द्वारा, प्रिस्ट जो बहुत ज्यादा पैसा लेते थे पूजा पाठ कराने के लिए, अनुष्ठान कराने के लिए, ये दिक्कत थी। जो एनिमल सेक्रीफाइस हो रहे थे, ये दिक्कत थी, एनिमल सेक्रीफाइस के लिए दिक्कत थी। और जो मिडिल पाथ दिखाया गया गौतम बुद्ध, ये पॉजिटिव थी बुद्धिज्म में, जिसके कारण लोग इससे आके जुड़ने लगे। दूसरा जो प्रॉब्लम है, सोशल एंड लिंग्विस्टिक फैक्टर। उस समय कास्ट इनइक्वालिटी, बुद्धिज्म जो है वो कास्ट इक्वालिटी पर फोकस करता है। पर हम लोग जानते हैं जो लेटर वैदिक पीरियड में है, वो 4 वर्ण आ गए, और वो भी 4 वर्ण कैसे, अनइक्वल हायरार्की एक थी कि सबसे ऊपर ब्राह्मण रहेंगे, फिर क्षत्रिय रहेंगे, क्षत्रिय के नीचे वैश्य रहेंगे, और फिर शूद्र रहेंगे। और बहुत तो ऐसे थे जो कि आउटकास्ट थे, जिन्हें इन कास्ट में शामिल ही नहीं किया गया, 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम में शामिल ही नहीं किया गया। हम कास्ट और वर्ण बार बार एक साथ यूज करते हैं। आप समझिएगा कि वर्ण होते हैं 4, इसके अंदर जो कास्ट होते हैं उसको कास्ट बोलते हैं, यानी वर्ण में भी क्लासिफिकेशन को कास्ट कहते हैं। जैसे ब्राह्मण के अंदर भी बहुत तरीके के ब्राह्मण हो सकते हैं, उसको कास्ट कहते हैं। जैसे चतुर्वेदी ब्राह्मण, त्रिपाठी ब्राह्मण, इस तरह से होते हैं बहुत सारा, उपाध्याय ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण में भी अलग अलग कास्ट हो गए। उसी तरह क्षत्रिय में, जो क्षत्रिय है वो तो एक वर्ण है, पर इसमें भी राजपूत हो गए, या फिर और अलग अलग जो होते हैं उनको क्षत्रिय माना जाता है। फिर उसी तरह वैश्य में, शूद्र में, तो ये वर्ण है, इसके अंदर बहुत सारे कास्ट होते हैं। तो और बहुत सारे लोग थे जिन्हें इन 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम में शामिल भी नहीं किया गया था, जैसे चंडाल हो गया, जिनको कि गांव में जगह भी नहीं मिलती थी। ये जो कास्ट इनइक्वालिटी थी, लोगों को ये पसंद नहीं आती थी। अब जो
क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, इन्हों नीचे क्यों पसंद आएगा? ये भी कहते थे हमें भी ब्राह्मण जैसा सम्मान मिलना चाहिए। क्षत्रिय युद्ध कर रहे हैं, राजा है, फिर भी सम्मान कम मिल रही है। वैश्य के सहारे ही पूरा इकोनॉमी चल रहा है क्योंकि ये ट्रेड में हिस्सा ले रहे हैं। तो और शूद्र तीनों का सेवा कर रहे हैं, तो इन्हें कम जगह मिली थी, कम जो डोमिनेंस इनका कम था, इसके वजह से। तो बुद्धिज्म रिजेक्ट किया रिजिड वर्ण हायरार्की को, और क्लेम ऑफ ब्राह्मण सुपीरियरिटी, जो ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर दिखाते थे, सुपीरियर मानते थे, उसको बुद्धिज्म रिजेक्ट किया। वेलकमिंग शूद्राज एंड वुमेन इनटू द मोनिस्टिक ऑर्डर, ये जो संघ है आगे देखेंगे कि जो बुद्ध धर्म है उसमें महिलाओं को भी स्वागत किया, मोनिस्टिक, और फिर शूद्र को भी स्वागत किया, वैश्य को भी स्वागत किया, सभी को बराबर जो पोजीशन मिली, इसके वजह से लोग ज्यादा जो बुद्धिस्ट धर्म है, जो बुद्धिज्म है, इसके तरफ लोग जाते गए वैदिक धर्म से हटकर। जो एक और खासियत थी कि जो हिंदुइज्म उस समय थी, वहां पर संस्कृत भाषा की यूज की जाती थी। जो पंडित थे वो संस्कृत भाषा को यूज किए जाते थे, करते थे, और ये भाषा एक एलिट लैंग्वेज थी। एलिट लैंग्वेज मतलब कुछ ही लोगों को समझ में आती थी, जो पढ़े लिखे विद्वान हैं या जो बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, पैसा धन संपत्ति ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं को समझ में आती थी एलिट लैंग्वेज, और हिंदुइज्म का फोकस था एलिट लैंग्वेज पर। वहीं बुद्ध भगवान जो है, उन्होंने पाली लैंग्वेज में अपना जो भी लेक्चर्स है, बुक्स हैं, वो पाली लैंग्वेज में लिखे। इस ये पाली लैंग्वेज कॉमन पीपल का लैंग्वेज था, तो ये कॉमन लोगों का, कॉमन पीपल का लैंग्वेज था। इसके वजह से लोगों को बुद्धिज्म ज्यादा समझ में आती थी। अब किसी का भाषा से अगर बात कीजिएगा उन्हीं का भाषा में, तो ऑब्वियसली वो आपसे ज्यादा ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाएंगे कि आप उनके भाषा में बात कर रहे हैं, ज्यादा अपनापन लगेगा। तो उसी तरह जो बुद्धिज्म है, जो बुद्ध भगवान है, वो पाली भाषा में बोलते थे, तो इससे भी लोग इनके तरफ, लोगों को मैसेज इमीडिएटली गया और लोग इनके तरफ अट्रैक्ट हुए। जो क्षत्रिय का एस्पायरेशन है, द वॉरियर क्लास रिजेंटेड द रिलीजियस मोनोपोली ऑफ ब्राह्मण्स एंड एक्टिवली पेट्रोनाइज्ड न्यू मोर इंक्लूसिव फिलोसफीज। जो क्षत्रिय क्लास है, आप देखिएगा जो गौतम बुद्ध का वर्ण है, वो क्षत्रिय से आते हैं। जो महावीर स्वामी हैं, वो भी क्षत्रिय से आते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो क्षत्रिय हैं, ये रिजेंट किए जो ब्राह्मण का मोनोपोली है, क्योंकि ब्राह्मण ने सभी चीजों में अपना मोनोपोली बढ़ा लिया है। यह भी बोल रहा है कि ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए, ब्राह्मण को सजा कम मिलनी चाहिए, ब्राह्मण को बहुत सारा और भी बेनिफिट मिला, जबकि वो भी अगर एक ही क्राइम करते हैं तो भी उन्हें बहुत सारा राहत मिलती थी। हालांकि ऐसा किताब में नहीं लिखा हुआ है, किताब में अलग तरीका से दिया हुआ है कि जो क्योंकि ब्राह्मण ज्यादा पढ़े हैं तो उन्हें सजा भी ज्यादा मिलनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण ने इस तरह से धर्म को रीड किया कि वो पूरी तरह से डोमिनेंट हो गए। हाई पैसा चार्ज करना, या कोई भी पूजा पाठ अगर ब्राह्मण नहीं करा रहा है तो उसे पवित्र नहीं माना जाना। मंदिर में जो शूद्र है उनका तो एंट्री ही नहीं है, महिलाओं का भी एंट्री लिमिटेड है। तो इन ये सब जो प्रॉब्लम थी, इसके वजह से ऐसा माना जाता है कि जो क्षत्रिय क्लास थी, इन्होंने रिजेंट किया ब्राह्मण के डोमिनेशन को, और इसलिए बुद्ध भगवान हो या महावीर जी हो, सब क्षत्रिय क्लास से आए। हालांकि अगर आप धर्म के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सब बात आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये सब बात आपको सही भी नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि हम हिस्ट्री के हिसाब से देख रहे हैं, हम गौतम बुद्ध को एक साधारण व्यक्ति मान रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा फिलोसॉफी दिया, बहुत एक तरीका दिया जीवन को अच्छा बनाने के लिए। उनको हम ये नहीं देख रहे हैं कि कई जन्मों के पुण्य के बाद ऐसा हुआ है जो हमें धर्म में सिखाई जाती है। तो दोनों को आप अलग अलग करके पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर लगेगा कि ये सब गलत लिखा हुआ है। तीसरा जो है वो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सपोर्ट। जो मर्चेंट पेट्रोनेज है, जो बुद्धिज्म है, इनको ज्यादा लोगों का सहयोग मिला, वैश्य का खास करके। जो मर्चेंट क्लास है, इसको ज्यादा सहयोग, इसका ज्यादा सहयोग मिला। इसकी वजह थी, जैसे आपने एक चीज सुना होगा कि जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन या वैदिक रिलीजन है, इसमें उस समय लोन देना भी गलत माना गया था, कि लोन नहीं देना चाहिए। अब मर्चेंट क्लास है, वो तो लोन देगा ही। इसमें हो सकता है बहुत जगह ऐसा भी हो, किसी को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ज्यादा व्यापार नहीं करना चाहिए, धन दौलत ज्यादा इकट्ठा करने की, ये सब चीजों पर जो फोकस है, इसके वजह से जो मर्चेंट क्लास है, जो वैश्य क्लास है, वो बुद्धिज्म की तरफ चले गए। दूसरी बात थी, वैश्य क्लास का एनिमल सेक्रीफाइस के कारण भी लोग गए। तो क्योंकि बुद्धिज्म सपोर्ट किया, सपोर्टेड ट्रेड एंड नॉन वायलेंस, और डिड नॉट कंडेम मनी लेंडिंग, जो मनी लेंडिंग है, जो लोन देना है, जो कर्ज देना है, इसको भी गलत नहीं ठहराया, इसलिए मर्चेंट लोगों का ज्यादा सहयोग मिला बुद्धिज्म को। इसलिए आप देखते होंगे कि जैनिज्म में मर्चेंट क्लास बहुत ज्यादा लोगों का, जैन में बहुत ज्यादा लोग मर्चेंट क्लास से आते हैं।
क्योंकि उन्होंने जैनिज्म को एडॉप्ट किया हिंदुइज्म को छोड़ के, क्योंकि उन लोगों ने मनी लेंडिंग को खराब नहीं बताया, ट्रेड को सहयोग किया, सपोर्ट किया, नॉन वायलेंस को बताया, इसकी वजह से। उस समय अर्बनाइजेशन भी हो रही थी, जो कॉस्मोपॉलिटन अर्बन सेंटर्स बनी वो नॉन ट्रेडिशनल आइडिया के लिए ओपन थी। अगर गौतम बुद्ध का जन्म एक ऐसे समाज में होता जहां पर कि न्यू आइडियाज के लिए लोग ही तैयार नहीं है, ऐसे ग्राउंड तैयार नहीं है, अर्बन सेंटर्स नहीं है, तो इनका आइडिया को स्वीकृति नहीं मिलती, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि उस समय अर्बनाइजेशन आई थी, लोग नए आइडिया को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, इसलिए इन सभी आइडिया को आसानी से स्वीकार किया। चौथा है, जो अशोक हैं इनकी कंट्रीब्यूशन भी बुद्धिज्म का ग्रोथ के लिए एक कारण माना जाता है। कलिंग वार के बाद जब अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया, तब उन्होंने श्रीलंका, ग्रीस, साउथ ईस्ट एशिया, इन सभी जगह पर अपने लोगों को भेजा बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। तो इससे भी बुद्धिज्म क्या है, एक ग्लोबल रिलीजन बन पाया। आज भी बुद्धिज्म की जो संख्या है शायद 4th नंबर पर है। पहला क्रिश्चियंस की संख्या सबसे ज्यादा है, फिर इस्लाम की संख्या ज्यादा है, फिर हिंदुइज्म की ज्यादा है, फिर बुद्धिज्म की है। तो जो साउथ ईस्ट एशिया एक्सेट्रा है, श्रीलंका है, साउथ ईस्ट एशिया है, जापान है, मंगोलिया है, ये सब में अभी भी क्या है, बुद्धिज्म का जो प्रैक्टिशनर है, बुद्धिज्म को, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले अधिक है। उसकी वजह अशोक को भी दिया जाता है, क्योंकि अशोक ने आगे पढ़ेंगे कि अपना बेटा बेटी को भी श्रीलंका भेजा था। जो अशोक है, रॉयल एडिक्ट्स में जो एडिक्ट होता था, जो पत्थर होता था, उसमें लिखवा के ये लोग भेजते थे, उसमें जो धम्म की फिलोसफी दिया, मोरल गाइडलाइंस दिया, वो भी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को ज्यादा प्रमोट किया। हालांकि धर्म एक नॉन रिलीजियस प्रिंसिपल्स थी, इसमें कुछ सिंपल बातें लिखी गई थी कि हमें जैसे ज्यादा फेस्टिवल नहीं मनाने चाहिए, जैसे कि ज्यादा फेस्टिवल में खर्चा नहीं करना चाहिए, शादी को धूमधाम से नहीं मनानी चाहिए, बहुत अत्यधिक खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, या जो हम लोग नॉनवेज खाते हैं उसको ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है, या कम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जानवरों से प्रेम करनी चाहिए। पर इससे कहीं ना कहीं बुद्धिज्म धर्म को थोड़ा ज्यादा जो है सपोर्ट मिला, क्योंकि बुद्धिस्ट धर्म से ये ज्यादा मिलता जुलता था। हालांकि ये रिलीजियस नहीं था, मोरल प्रिंसिपल्स थी। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी मिला। ऐसा माना जाता है कि 84,000 स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। हालांकि हिस्टोरियंस का मानना है कि या तो ये नंबर गलत है, इतना ज्यादा नंबर ऑफ स्तूप्स का निर्माण करना संभव नहीं था, ऐसा भी जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है उनका मानना है। पर फिर भी काफी स्तूप्स का निर्माण कराया अशोक ने, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराया, और इससे जो है बुद्धिज्म का और प्रचार प्रसार हुआ। तो ये सब थी जो कारण थी जिसके कारण बुद्धिज्म का प्रमोशन हुआ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या रीजंस थी बुद्धिज्म के आगे बढ़ने का, रीजंस फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म, इतना बड़ा धर्म जो बुद्धिज्म बना, इसकी क्या क्या कारण थी। ये क्वेश्चंस भी कहीं पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी रीजंस दिए जा सकते हैं। तो पहला हमने देखा कि जो उस समय की रिलीजियस प्रॉब्लम थी, रिलीजियस और फिलोसॉफिकल रीजंस थी, जैसे कर्मकांड में लोगों का विश्वास का उठ जाना, कर्मकांड में लोगों का भरोसा को कम होना, जो हाई चार्ज कर रहे थे प्रीस्ट, ये भी एक वजह थी। हाई प्रीस्ट चार्जेस, जो चार्ज थे वो ज्यादा थे। फिर जो एनिमल सेक्रीफाइस थी, ये भी लोगों को कम पसंद थी, एनिमल सेक्रीफाइस। और इसके एवज में जो गौतम बुद्ध ने रास्ता दिखाया वो था मिडिल पाथ का, तो लोगों को ज्यादा लगा अच्छा कि मिडिल पाथ ही सही है, तो इसलिए लोग आए। दूसरा जो हमने देखा कि उस समय का जो सोसाइटी की प्रॉब्लम थी, जैसे सोसाइटी में कास्ट इनइक्वालिटी थी, कास्ट इनइक्वालिटी थी, और यही कास्ट इनइक्वालिटी की वजह से लोग एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन भी करते थे, सभी को बराबर राइट्स नहीं मिलते थे। और गौतम बुद्ध ने कास्ट इक्वालिटी पर फोकस किया, इससे भी लोग आए। शूद्र को भी स्वागत किया, क्षत्रिय का भी स्वागत किया, ब्राह्मण, सभी लोगों का बराबर स्वागत है, तो ये भी एक वजह थी। फिर जो माना जाता है कि ये क्षत्रिय का एक डोमिनेंस लेने के लिए ब्राह्मण के खिलाफ एक आंदोलन था, तो ये भी एक रीजन माना जाता है। इसमें हम लोग अशोक का कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि अशोक ने भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। तो ये सब और भी जो थोड़े बहुत रीजन्स हैं उसको आप देख लीजिएगा। तो ये रीजन्स थे बुद्धिज्म के राइज होने का, और बुद्धिज्म का उदय लगभग 6th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 4th सेंचुरी, ये सब समय में हुआ, जब भारत में सेकेंड अर्बनाइजेशन चल रहा था, भारत में शहरीकरण चल रहा था। उससे शहरों का निर्माण होना और लोगों को एक खुले विचार का, जो लोग थे उस समय, उन्होंने आसानी से बुद्धिज्म के आइडिया को एडॉप्ट किया। उन्हें बुद्धिज्म की आइडिया को एडॉप्ट करने में कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि वो आसानी से, वो पहले से ही उनके विचार ओपन थे, क्योंकि वो अर्बन सेंटर्स में रह रहे थे, वो ट्रेड कर रहे थे, वो अंधविश्वास को कम फॉलो कर रहे थे,
ये सब वजह थी जिससे कि बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ।